अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो वहाँ पे हमने बात करी थी एसी सर्वो मोटर के बारे में। हमने उसके स्ट्रक्चर के ऊपर देखा था कि रोटर का क्या स्ट्रक्चर होता है, 3 तरीके के रोटर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते थे। देन हमने बात करी थी कि 90 डिग्री फेस डिफरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे स्पीड जो होती है सर्वो मोटर की वो कंट्रोल की जाती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंट्रोल वोल्टेज एंड पोलैरिटी ऑफ कंट्रोल वोल्टेज। ये दोनों चीज़ सीखी थी। देन फाइनली मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझाया था और करके दिखाया था किस तरीके से एसी सर्वो मोटर जो होती है वो ऑपरेट करेगी, यानी कि उसका ऑपरेशनल मैकेनिज्म के ऊपर हमने चर्चा करी थी। नाउ इस लेक्चर के अंदर हम लोग थोड़ा सा और अंदर जाएंगे और देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर और एसी सर्वो मोटर, इन दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं और कैसे हम एसी सर्वो मोटर को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कर्व। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीनियर रेंज कंट्रोल की, एसी सर्वो मोटर जो जानी जाती है वो अपने लीनियर रेंज कंट्रोल के नाम से जानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंट्रोल। अगर हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का कर्व बनाए तो कुछ इस तरीके का स्पीड टॉर्क कर्व हमें मिलेगा। ठीक है, ये है स्पीड टॉर्क कर्व ऑफ जनरल इंडक्शन मोटर, यानी कि जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं 3 फेज का। ना यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये कर्व आप देख रहे हो तो ये कहीं पे नॉन लीनियर है और कुछ जगहों पे लीनियर है। तो अगर लीनियर पोर्शन की बात करें इस कर्व में, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लीनियर रेंज। ना लीनियर रेंज क्या होती है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस कर्व का। यानी कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी मोटर जो है वो इस लीनियर रेंज में ऑपरेट करे। लीनियर रेंज का मतलब क्या हुआ कि स्पीड के अंदर जो चेंज ला रहे हो उसी की प्रपोर्शन में टॉर्क चेंज हो रहा है, या इसका वाइस वर्सा, यानी कि अगर टॉर्क में जो चेंज ला रहे हो उसी के अकॉर्डिंग स्पीड चेंज हो रही है। अदर देन दैट पर्टिकुलर रीजन, यानी कि अगर हम इस रीजन को छोड़ दें तो ये सारे रीजन जो होते हैं ये नॉन लीनियर होते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर देखो तो ये लगभग लगभग लीनियर है, लेकिन अगर इस पोर्शन की बात करें तो ये कहलाएगा आपका नॉन लीनियर आ जाएगा, और ये तो प्योरली नॉन लीनियर है बल्कि एक अनस्टेबल रीजन भी आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अनस्टेबल रीजन। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि मोटर जो है, जो तुम्हारी इंडक्शन मोटर की जब पहले हम बात कर लेते हैं, तो इंडक्शन मोटर हम क्या चाहते हैं कि हमारी इस पर्टिकुलर रेंज में इंडक्शन मोटर तुम्हारी ऑपरेट करे। क्यों? क्योंकि अगर एक बार यहाँ से इस पोर्शन में आ गई तो पहले तो टॉर्क जितना तेजी से इंक्रीज हो रहा है उससे ज़्यादा तेजी से स्पीड डाउन हो रही है, और दूसरी बात अगर थोड़ा सा और आगे चले गए, यानी कि ये तो मैक्सिमम लिमिट है, इसके बाद अगर तुम चले गए तो देखो मोटर सीधे सीधे बंद हो जाएगी आके। समझ में आ रहा है? तो ये स्लोप देख रहे हो, मोटर एकदम से आके यहाँ पे बंद हो जाएगी। दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट, और कह सकते हैं कि ये तुम्हारा हो जाता है जहाँ मोटर बंद होगी एंड ये स्पीड, यहाँ पे स्पीड जो होगी वो जीरो हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नॉन लीनियर रेंज। तो हमारी कोशिशें क्या होती हैं कि जो भी हम मोटर चला रहे हैं वो हमेशा लीनियर रेंज में चलाने की कोशिश करें ना। ये हो गया 3 फेज इंडक्शन में, और ऐसा ही रिक्वायरमेंट हमारी एसी सर्वो मोटर में भी होती है, क्योंकि उसमें भी सेम लगभग कर्व ऐसा ही है। देखो मैंने अभी पीछे आपको बताया था ऑपरेशन मैकेनिज्म सेम है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी हम लोग क्या करते थे, रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे, रोटर को रोटेट कराते थे। एसी सर्वो मोटर में भी हम लोग 2 फेज का इस्तेमाल करके रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और लेंस लॉ के कारण मोटर जो होती है वो रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करने लगती है। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक, तो यानी कि लगभग लगभग सेम हम लोग इक्वेशन पे काम कर रहे हैं। तो अब जरा इसी कर्व को थोड़ा सा और अंदर जाके देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे इस कर्व की, ठीक है, एक चीज़ और समझ लो, थोड़ा सा और इस कर्व को देखते हैं। दिस इज द ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये है तुम्हारा n इक्वल टू जीरो, यानी कि जिस समय एन आर जीरो हो चुका है, यानी मोटर रुकी हुई है। तो जब हम मोटर को स्टार्ट करने जाएंगे तो इसी, जब तुम मोटर को स्टार्ट करोगे जिस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे जो टॉर्क मिलेगा इसको हम कह देते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। सो दिस इज योर स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, अब मोटर स्टार्टिंग टॉर्क हो गया। मैक्सिमम टॉर्क जो मिलेगा दिस इज व्हाट वी कॉल्ड टी मैक्सिमम, ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम टॉर्क। ये दो टॉर्क समझ में आ गए? क्लियर हो गया? यहाँ पे इतनी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये जो लाइन देख रहे हो, ये जो पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन देख रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्टार्टिंग लाइन। स्टार्टिंग लाइन, ठीक है, स्टार्टिंग लाइन, यानी कि ये जो लाइन है ये जहां पर होगी वो डिसाइड करेगा कि मोटर कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अब जो हम बात करते हैं, हमने अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी स्क्विरल केज, ठीक है, और एक होती है हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। याद हो रहा होगा आपको, एक होती है स्लिप रिंग और एक होती है स्क्विरल केज। ठीक, तो स्क्विरल केज जो होती है उसके अंदर तो ये कर्व फिक्स होता है, यानी कि उसके अंदर हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस को, रोटर के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं ना। रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस, ये जो पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन है इसको, इसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए। देखते हैं कैसे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, अगर R1 मान लेते हैं रेजिस्टेंस है रोटर का, ठीक है, तो टॉर्क हमारे जो, ये जो टॉर्क की लाइन देख रहे हो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक, अब अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूं, तो रेजिस्टेंस को अगर इंक्रीज करोगे तो ये लाइन जो है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पे मिलेगा रेजिस्टेंस R2, यानी कि R2 रेजिस्टेंस लाने पर अगर तुम
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की खास बात क्या होती है कि एक्सटर्नली हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। जब मैं इंडक्शन मोटर आने वाले समय पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम इस चीज़ की बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, तो वो खास इसीलिए होती है, यानी कि इंडस्ट्रियल पर्पज से बात करें तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ही प्रेफर करी जाती है, क्योंकि उनके अंदर एक कंट्रोल का एडवांटेज आ जाता है। यानी कि मेरे पास ये एडवांटेज होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर से एक्सटर्नली रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब जैसे ही तुमने रेजिस्टेंस को कंट्रोल करोगे तो R1 से अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा के R2 कर दूंगा, तो देख सकते हो कर्व तुम्हारा क्या हुआ है, शिफ्ट हो गया। यानी कि जो एक्सिस थी, यानी कि अब वो एक्सिस शिफ्ट होके आगे आ गई है। देखो ये एक्सिस कहाँ पहुंच गई, आगे। इसका क्या मतलब हुआ इस एक्सिस का आगे शिफ्ट होने का, यानी कि अब ये जो इंडक्शन मोटर है ये यहाँ से स्टार्ट होगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है। मोटर कहाँ से स्टार्ट होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। यानी कि अब ये जो पॉइंट है ये गायब हो गया, इतना कर्व। अब कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेम इंडक्शन मोटर का। यानी इंडक्शन मोटर सेम रही, केवल आपने क्या करा, स्लिप रिंग की मदद से रेजिस्टेंस बाहर से चेंज करा, और ये हमारे सामने इस तरीके से हमें कर्व को आगे शिफ्ट होने को मिल गया। नाउ अब पॉइंट, अगर हम इस वर्टिकल एक्सिस को आगे शिफ्ट करते हैं तो नाउ ये पहले जो कह सकते हो कि पुराने समय में, यानी प्रीवियस केस में जो n इक्वल टू 0, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, और ये स्टार्टिंग टॉर्क था, ये स्टार्टिंग टॉर्क। लेकिन जैसे ही तुमने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो अब ये वाला पॉइंट जो था ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, नया स्टार्टिंग पॉइंट, न्यू स्टार्टिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कर्व बता रहा हूं मैं। न्यू स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये नया स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, ओल्ड स्टार्टिंग पॉइंट। अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। अब ये आपका नया स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब नया स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हम टॉर्क देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि जैसे तुमने मोटर को स्टार्ट करा तो एक जो इनिशियल टॉर्क बनाती है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे बाइक देखते हो, बाइक, तो बाइक में जो पहला गियर जब तुम डालते हो तो वो जो टॉर्क बनाता है पहला गियर, दिस इज द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर बाइक, ठीक है। तो इसी तरीके से मोटर जब तुम ऑन करोगे बटन को, तो जो टॉर्क ऑफर करेगी वो, जब जिस समय जिस इंस्टेंट पे उसे ऑन करा जा रहा है, वो कहलाता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क। तो जैसे ही अब n इक्वल टू 0, यानी कि जैसे हमने स्टार्ट करा, बटन ऑन ही करा है, तो अब कितना टॉर्क मिल रहा है, देखो इतना सारा टॉर्क मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द न्यू स्टार्टिंग टॉर्क TST2, ये 1 है तो ये 2 हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हुआ, इंक्रीज कर गया इतना ज्यादा। समझ में आ रही बात, ये देखो यहाँ से जंप करके TST2 पे हम लोग पहुंच गए। सो दिस इज द फीचर कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारी जो वर्टिकल एक्सिस है, स्टार्टिंग एक्सिस है, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस को और बढ़ाते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को और इंक्रीज कर देंगे इतना कि जो लाइन है तुम्हारी वो मैक्सिमम टॉर्क की तरफ पहुंच जाए, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड R3, एक स्पेशल रेजिस्टेंस हो गया जिसमें हमारी जो लाइन है वो पहुंच चुकी है आगे की तरफ, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क की तरफ। नाउ ये जो देखो पॉइंट है, ये क्या है, T मैक्सिमम है। यानी कि अब जब तुम मोटर को स्टार्ट करोगे तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। नाउ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग टॉर्क का ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको बता दे रहा हूँ, आने वाले समय में इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको जानना है तो स्टार्टिंग टॉर्क करके कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। देखो जब भी हम कोई मोटर लेते हैं यार, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई हो। जितना ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा उतनी अच्छी मोटर। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यार देखो जब मोटर रुकी हुई है, पंखा रुका हुआ है, बाइक रुकी हुई है, तो उसके ऊपर इनर्शिया लग रहा है, तुम बैठ गए बाइक के ऊपर, ठीक है। बाइक से समझते हैं, अगर हम बाइक के ऊपर बैठ गए तो हमारा वजन लग रहा है, फ्रिक्शन है रोड का, और ऐसे में बाइक का अगर स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा तो वो हमारे लोड को उठा ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में टॉर्क का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तभी देखते हो आप फर्स्ट गियर कभी भी देखना, बाइक अगर आप चला रहे हो, पहला गियर जब तुम डालोगे तो देखना उसमें टॉर्क बहुत तेज गाड़ी भागती है, ठीक है। तो पहले गियर में सबसे ज़्यादा टॉर्क बनता है, ठीक, क्यों, क्योंकि बाइक कितनी भी उसके ऊपर लोड हो, हम चाहते हैं हमारी अच्छे से अच्छी मोटर जो होती है उसकी खास बात यही होती है कि स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा देती है। अगर वीक टॉर्क वाली मोटर ले लोगे तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, फेल कर जाएगी। बात समझ में आ रही है, लोड ही नहीं ले पाएगी, ठीक है। वहीं पे आपने देखा होगा बाइक को अगर तीसरे गियर में स्टार्ट करते हो तो तीसरे गियर का टॉर्क कम होता है, तो कभी कभी मोटर स्टार्ट ही आगे बढ़ ही नहीं पाती, बंद हो जाती बार बार, ठीक है। क्लियर हो रहा है याद, आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो बिल्कुल वैसे ही, तो हम क्या चाहते हैं, स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क मिले। नाउ अगर मैं चाहता हूं कि जिस समय मोटर को स्टार्ट करूं मैक्सिमम टॉर्क मिले, तो मुझे एक स्पेशल रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। नाउ ये स्पेशल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इसको जरा समझ लेते हैं। तो देखो ये जो हमने पूरा सिस्टम बनाया है जिसमें हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है कि R3 रेजिस्टेंस पे, अगर इस समय मैं स्लिप की बात करूं तो ऐसे समय पे जो स्लिप होती है, यानी कि वो स्लिप जिसके समय पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, वो हो जाती है ST मैक्सिमम। नाउ ये होता है तुम्हारा, ये स्लिप जो होती है R रोटर अपॉन में X रोटर होती है। जितने लोगों ने इंडक्शन मोटर पढ़ी होगी प्रीवियस सेमेस्टर में उन्हें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। यानी कि वो स्लिप जिस पे मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा उसकी जो वैल्यू होती है वो रोटर का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई रोटर का रिएक्टेंस होती है। नाउ अगर हम बात करते हैं, अगर हमने R3 को शिफ्ट करके यहाँ तक ले आए कि मोटर स्टार्ट ही यहीं से हो रही है, तो एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बता दूं कि जब स्टार्टिंग
यानी कि अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं जिस समय NR इक्वल टू 0 होता है तो वहां पे स्लिप इक्वल टू आपकी मैक्सिमम होती है 1, ठीक है। तो स्लिप 1 होती है। अब मैंने क्या करा, रेजिस्टेंस को शिफ्ट करा करा के आगे बढ़ा दिया। तो यानी कि जहां पे भी ये वर्टिकल लाइन जा रही होगी, दिस वन इज S इक्वल टू 1, यहाँ पे अब आ गई तो ये भी S इक्वल टू 1। ना अब हम इसे फर्दर आगे बढ़ा के R3 पे ले आए तो ये भी हो गया तुम्हारा S इक्वल टू 1। ना ये आ गया S इक्वल टू 1 पे। ना ये जो S इक्वल टू 1 है इसका क्या मतलब हुआ कि ST मैक्सिमम इक्वल टू आ गया 1। समझ में आ रही बात ये? तो अब ये 1 आ गया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगर मैं फर्दर इंक्रीज करता हूँ तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते करते R3 इक्वल टू एक्स रोटर, यानी कि वो रेजिस्टेंस जिसमें रोटर का रेजिस्टेंस इक्वल मैच कर जाए रोटर के रिएक्टेंस से, ये एक स्पेशल ये जो कंडीशन बनती है, इस कंडीशन में हमें जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। गेट में मतलब बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। कोई भी एग्जाम तुम दे रहे हो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे इंडक्शन मोटर की। समझ में आ रही बात? यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि हमने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे हमारा जो वर्टिकल लाइन है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है वो शिफ्ट करता चला जाएगा और एक समय आएगा हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलने लगेगा। लेकिन अभी भी देखो लीनियर रेंज अभी भी दूर है, अभी भी हम लीनियर रेंज में नहीं पहुंचते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंडक्शन मोटर की, तो अगर तुम 3 फेज इंडक्शन मोटर मार्केट से खरीद के ला रहे हो और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी मोटर मैक्सिमम टॉर्क डिलीवर करे, तो आपको स्लिप रिंग के थ्रू रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नली कंट्रोलेबल रेजिस्टेंस है आर, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल तब तक बढ़ाना पड़ेगा जब तक कि वो बराबर नहीं हो जाता एक्स रोटर के। यानी कि जो भी रोटर का रिएक्टेंस है उसके बराबर जब तुम्हारा रेजिस्टेंस हो जाएगा तब इस स्पेशल केस के अंदर, इस पर्टिकुलर स्पेशल केस के अंदर हमें जो है यहाँ पे हमें मिलेगा मैक्सिमम टॉर्क इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्लियर हो गया? तो अगर आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो वो ये कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं AC सर्वो मोटर की। सर्वो मोटर में हमें मैक्सिमम टॉर्क से कोई लेना देना नहीं होता। सर्वो मोटर हमारी जो होती है वो कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं और हम चाहते हैं कि स्मूथ कंट्रोल मिले, जैसा कि DC में मिल रहा था। तो वैसे स्मूथ कंट्रोल के लिए हमें चाहिए होता है लीनियर रेंज में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक रेजिस्टेंस बढ़ाया लाए, वर्टिकल लाइन हम लोग जो ओरिजिनल लाइन थी यानी कि जो लाइन हमें ओरिजिन पे चाहिए वो शिफ्ट कराते रहे। अब हमें अगर लीनियर रेंज पे जाना है तो रेजिस्टेंस को और बढ़ा दो यार। तो अगर हम फर्दर रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे R4, तो देखो ये जो फाइनल रेजिस्टेंस आया है यहाँ पे हमें मोटर जो होगी वो लीनियर रेंज में मिल जाएगी। यानी कि जैसे ही AC सर्वो मोटर को ऑन करोगे वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो तुम्हारी यहाँ से स्टार्ट होगी N इक्वल टू 0 यानी कि स्लिप इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये तुम्हारा आ जाएगा T स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाएगा और देख सकते हो यहाँ से कर्व लीनियर है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग क्या करो, आपको अगर कर्व देखना है तो अब ये जो पूरा कर्व है, ये सारा का जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन देख रहे हो ना, ये छुप जाएगा। ठीक है, ये सब छुप जाएगा। अब आपकी मशीन कहाँ से शुरू होगी, आपकी मशीन ये पीछे कुछ भी नहीं है। अब अगर हम AC सर्वो मोटर की बात करें तो अगर हम रेजिस्टेंस R4 रख देंगे तो AC जो तुम्हारी सर्वो मोटर है वो यहाँ से इस कर्व को फॉलो करेगी और केवल इतना ही कर्व आपको दिखेगा। इसीलिए जब तुमने बुक्स में भी पढ़ोगे, अभी आगे मैं बना के दिखाऊंगा, तो बुक्स में AC सर्वो मोटर कर्व ऐसे दे रखा होता है, स्पीड टॉर्क कर्व। तो ये कर्व कहीं हवा में नहीं आया है, इसके ये कहाँ से आया है, ये इस पर्टिकुलर रेंज को जब हमने इग्नोर कर दिया, यानी कि जब हमने रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया कि वो फाइनली हमारा लीनियर रेंज की तरफ उसने शिफ्ट करवा दिया कर्व को। समझ में आ रही बात ये? तो देखो यार, डिटेल में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। मेरी यही कोशिश है कि आपको डिटेल में चीज़ें पता हो कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो बात समझ में आ रही है? तो कैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर का कर्व ही हम लोग 2 फेज सर्वो मोटर में यूज़ करते हैं, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। अंतर क्या है, हम रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं कि वो फाइनली हमारा लीनियर रेंज से कर्व स्टार्ट करवाता है। समझ में आ रही बात ये? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे कर्व की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शिफ्ट होता चला जाएगा, उतना कर्व कह सकते हो कि क्रॉप होता चला जाएगा। ठीक है, और R4 यानी कि जब हम लीनियर रेंज पे पहुंचेंगे ऐसा रेजिस्टेंस हम रखते हैं जिससे पुराना कर्व पूरा क्रॉप हो जाए और जो कर्व स्टार्ट हो वो लीनियर रेंज की में ही स्टार्ट हो। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये जो लीनियर रेंज है, दिस इज द ऑपरेशनल एरिया ऑफ सर्वो मोटर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने दोनों यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर और 2 फेज सर्वो मोटर को हमने यहाँ पे कंपेयर करा है और देखा है कि किस तरीके से दोनों के स्पीड और कर्व में क्या रिलेशन है और कौन सा कर्व कैसे आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो लीनियर रेंज, क्योंकि हमें देखो अगेन बात आ जाती है ज़रूरत क्या है, कोई भी मशीन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। तो जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं तो वो हम घरेलू काम के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमारा मैक्सिमम टॉर्क हासिल करना स्टार्टिंग में ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्वो मोटर की, तो सर्वो मोटर हम लोग कंट्रोलिंग में यूज़ करते हैं, पोजिशनल कंट्रोल में यूज़ करते हैं। मैंने बताया होगा शुरुआत में आपको। तो सर्वो मोटर जो होती है एक पर्टिकुलर हमें एंगल पे चाहिए होती है, तो यहाँ पे हमारा लीनियर रेंज हमारा टाइम प्राइम टारगेट होता है। तो इसीलिए हम लोग R4 से हम लोग मोटर को स्टार्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लीनियर कर्व स्टार्ट हो जाता है।
नाउ अगर हम बात करते हैं स्पीड टॉर्क कर्व ऑफ एसी सर्वो मोटर की, तो भैया इसके अंदर एक रेफरेंस वाइंडिंग था, मान के चलते हैं उसका वोल्टेज वी आर है, कंट्रोल वाइंडिंग है उसका वोल्टेज वी सी है जो कि वेरिएबल है। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें एम, तो एम इक्वल टू मान के चलते हैं एम इक्वल टू वी सी बाई वी आर, यानी कि कंट्रोल वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज का अगर हम लोग क्या करें रेशियो ले लें और उसको एम नाम दे दें, और टॉर्क का जनरली फॉर्मूला हमें पता ही होता है, टॉर्क इक्वल टू पी वाई ओमेगा एस। नाउ अगर हम इन सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को मिलाएं तो हमें जो स्पीड टॉर्क कर्व मिलेगा टू फेज सर्वो मोटर का वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे m की वैल्यू कुछ इस तरीके से डिसाइडेड होंगी। नाउ ये समझ में आ गया होगा, ये कर्व देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कर्व जो मिल रहा है ये क्या है, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ही क्रॉप्ड कर्व है। यानी कि अगर हम बात करें एक्चुअल थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, तो ये कुछ इस तरीके से आके ये बना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? या ऐसे जाके ये गया होगा। तो यहाँ पे R4 हम ले आए, इसीलिए अब कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया? ये पीछे वाला जो कर्व था इसे क्रॉप कर दिया, जो हमने पिछली स्लाइड में सीखा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा हो किस तरीके से चीजें आ रही हैं। नाउ दिस इज द स्पीड टॉर्क कर्व ऑफ टू फेज एसी सर्वो मोटर। इसके अंदर लीनियर रेंज है ना, यहाँ पे लीनियर रेंज भी ना एक वाइड होती है, मतलब हम लीनियर रेंज कितनी पॉसिबल है, रेंज कितनी है, तो लीनियर तो है पर स्पीड कंट्रोल किस रेंज में, वाइड वैरायटी आपके पास कैसे अवेलेबल है, तो यहाँ पे एम वो चीज़ डिसाइड कर रही है। तो यहाँ पे ये जो एम देख रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल एम इक्वल टू 0.2, यानी कि बहुत छोटा है एम, यानी कि इनके बीच का जो रेशियो है वो बहुत कम है। तो ऐसे में देखो केवल इतना ही हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि हम स्पीड को केवल इतनी रेंज में चेंज कर सकते हैं और टॉर्क को भी। तो स्पीड और टॉर्क को चेंज करने की जो रेंज है हमारे पास वो कम है, यानी अगर रेगुलेटर होता तो केवल 1 और 2 नंबर उस पर पड़े हुए हैं। वहीं पे अगर हम एम को बढ़ा देते हैं 0.5 कर देते हैं, यानी कि वीसी को बढ़ा देते हैं, रिफरेंस तो देखो फिक्स है, वीसी को अगर बढ़ा देते हो, वीसी का वोल्टेज बढ़ा दोगे, ठीक, कंट्रोल वोल्टेज अगर ज़्यादा मिलेगा तो देखो हमारे पास स्पीड रेंज क्या होगी, बढ़ गई, यानी कि अब मेरे पास रेगुलेटर में ज़्यादा नंबर आ गए, यानी कि मैं पंखे को 3 4 5 नंबर तक उसे रेगुलेट कर सकता हूँ। वहीं पे एम और बढ़ा दोगे, एम बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, एम बढ़ाने का मतलब हो गया वीसी बाई वी आर का रेशियो बढ़ा रहे हो। ठीक है, अब वी आर तो कांस्टेंट है, रेफरेंस लिया हुआ है, तो वीसी को अल्टीमेटली बढ़ा रहे हो, यानी कि एम बढ़ाने का मतलब हो गया हम लोग क्या कर रहे हैं, वीसी को बढ़ा रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पे है एम को अगर और बढ़ाओगे तो अब देखो इतना वाइड रेंज पॉसिबल है, एम इक्वल टू 0.8 अगर हम कर देते हैं तो इतना स्पीड रेंज हमारे पास पॉसिबल है। यानी कि अब जो रेगुलेटर था पंखे का जिसमें एसी सर्वो मोटर यूज कर रहे थे, वो उसके अंदर कई सारे पॉइंट आ जाएंगे, यानी अब तुम वाइड स्पीड के साथ उसको वेरी कर सकते हो एंड वाइड टॉर्क को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, वाइड यानी कि कई सारे पॉइंटर आ जाएंगे, यानी 7 8 नंबर तक अब तुम पंखे की स्पीड को 1 से लेकर 7 तक कंट्रोल कर सकते हो। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से स्पीड टॉर्क कर्व रेंज उसकी बढ़ रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ना यहाँ पे वोल्टेज की बात जो मैंने अभी आपको कही, क्योंकि एम क्या है, एम अल्टीमेटली है वीसी बाई वी आर का रेशियो। ना दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि रेफरेंस मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था पुराने लेक्चर में कि जो रेफरेंस वोल्टेज है उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे सप्लाई के थ्रू, लेकिन जो वीसी है दिस इज कंट्रोल्ड बाय द एरर सिग्नल। अब ये एरर सिग्नल है, ये वेरिएबल है, तो जैसा जैसा एरर सिग्नल, जितना ज़्यादा एरर सिग्नल होगा उतना वाइड स्पीड का हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो V4 सबसे ज़्यादा है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें वाइड स्पीड और टॉर्क का कंट्रोल हमें देखने को मिलेगा, और V1 क्योंकि बहुत स्मॉल है तो इतने में ही स्पीड एंड टॉर्क का हमें कंट्रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ दिस इज द कंट्रोल वोल्टेज। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल इंडक्शन मोटर एसी सर्वो मोटर को अगर हम दोनों को एक ही कर्व में कंट्रोल कंपेयर करने की कोशिश करें एक ही कर्व के अंदर तो कैसा दिखेगा, तो भाई ये हो गया स्पीड टॉर्क कर्व। नाउ दिस इज द कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर एंड सॉरी एसी सर्वो मोटर, एंड ये येलो कलर का जो कर्व देख रहे हो ये है तुम्हारा नॉर्मल इंडक्शन मोटर का। आयु समझ में आ रही होगी। तो अगर एक ही कर्व में दोनों को दिखाने की कोशिश करूं, यानी कि एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर जो कि एक सर्टेन पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है, वहां से फिर मैक्सिमम टॉर्क की तरफ जा रही है और फिर जाके वो उसका टॉर्क डिक्रीज होने लग रहा है। देखो यहाँ पे स्टार्ट हुई, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट n इक्वल टू 0। तो नॉर्मल इंडक्शन मोटर की बात करें तो t इक्वल टू टी स्टार्टिंग पे स्टार्ट होगी, देन बढ़ते बढ़ते टॉर्क जाएगा मैक्सिमम, t मैक्सिमम, देन उसके बाद डाउन चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, लगातार डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये हो गई नॉर्मल इंडक्शन मोटर कर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं टू फेज सर्वो मोटर का, टू फेज सर्वो मोटर तो देख सकते हो लीनियर रेंज, देखो बिल्कुल ऑलमोस्ट लीनियर है। ये प्रैक्टिकल कर्व है यार, प्रैक्टिकल है। आइडियल बनाओगे तो कुछ ये बन जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर कर्व कभी आपको दिख रहे हैं तो दीज आर व्हाट वी कॉल्ड आइडियल कर्व। ठीक है, जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकल में हल्का सा इसमें कर्वेचर रहता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ
स्पीड टॉर्क कर्व ऑफ एसी मोटर, एसी सर्वो मोटर एंड इंडक्शन मोटर, नॉर्मल इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, नॉर्मल इंडक्शन मोटर में x/r का रेशियो बहुत लार्ज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर बहुत सारे, मैं बता नहीं सकता कितने सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं एसएससी जेई में, यूपीसीएल में, डीआरडीओ में, गेट में, हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉर्मल इंडक्शन मोटर का जो x/r का रेशियो होता है वो लार्ज होता है, जबकि एसी सर्वो मोटर का x/r का रेशियो स्मॉल होता है। यानी अगर तुम्हें कंपेयर करना है, अगर आपसे कहा जाए कि यार मेरे पास एक एसी सर्वो मोटर है और एक इंडक्शन मोटर है, तो इसको अगर हम x/r के रेशियो से कंपेयर करें तो कैसे बताओगे? तो जो एसी सर्वो मोटर होगी उसका x/r का रेशियो स्मॉल होगा और जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर होगी उसका x/r का रेशियो लार्ज होगा। देखो ये, अब ये रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं याद आया? एक बार दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे। हमने क्या सीखा था कि नॉर्मल इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस जो होता है वो स्मॉल होता है x के, ठीक है, तभी तो ये हमें कर्व मिल रहा है। अब वहीं पे अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, R2, R3, R4 तक बढ़ाते चले जाएं तो तब जाके हमें मिलेगी, जब हम R4 पे पहुंचेंगे, यानी कि R ग्रेटर देन X, याद होगा R3 आपको याद होगा, देखो अभी पीछे हमने सीखा था R1 जो था वो लेस देन XR था, फिर R2 हमने बढ़ाया, ये भी छोटा था XR से, देन एक स्पेशल कंडीशन आई थी R3 इक्वल टू XR हो गया था, याद है पीछे हमने देखा था। इस कंडीशन पे हमें स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा था, ठीक। नाउ अगर मैं इस रेजिस्टेंस को फर्दर इंक्रीज करता हूँ R4 ग्रेटर देन XR, तब जाके मुझे मिल रही थी लीनियर रेंज। अभी देखो रिवाइज भी करा दिया मैंने आपको, लीनियर रेंज याद है, यहाँ पे लीनियर रेंज मिल रही थी, यानी कि 100% रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगी रोटर के रिएक्टेंस से। तो देख सकते हो जब रेजिस्टेंस x/r का रेशियो मतलब रिएक्टेंस, रोटर का रिएक्टेंस डिवाइड बाई रोटर का रेजिस्टेंस, अब r की वैल्यू जब x से ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये x/r का रेशियो कम हो जाएगा, डेट्स वाई x/r का रेशियो स्मॉल होता है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए सब चीज़ें बस एक गेम की तरह हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो एसी सर्वो मोटर कब मिल रही थी? जब आर रेजिस्टेंस हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे थे, रोटर के रिएक्टेंस से भी ज़्यादा। तो जब रोटर के रिएक्टेंस से रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो रेशियो होगा x/r का वो स्मॉल हो जाएगा। वहीं पे नॉर्मल इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, तो नॉर्मल इंडक्शन मोटर में हमें क्या मिल रहा था? नॉर्मल में रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इसकी बात करें तो ये R1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो R1 की वैल्यू बहुत बहुत कम होती है XR से, बल्कि यहाँ पे अगर स्टार्ट हो रहा होता तो हम कह सकते थे R1 इक्वल टू XR, R इक्वल टू RR इक्वल टू XR। लेकिन जब मोटर हमारी जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर होती है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत कम है कंपेयर टू द रोटर रिएक्टेंस, तो ऑब्वियस ही बात है रेजिस्टेंस बहुत कम है कंपेयर टू द रोटर रिएक्टेंस, तो यानी कि क्या हुआ? x/r का रेशियो लार्ज हो गया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो x/r क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है कंपेयर टू द रोटर रिएक्टेंस, तो इसीलिए नॉर्मल इंडक्शन मोटर में लार्ज x/r का रेशियो होता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाएगा R/x का रेशियो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, R/x का रेशियो, ठीक है। अब R/x का रेशियो पूछ लिया जाएगा तो कोई बात नहीं, रट के जाना ही नहीं है, हमें ये पता है। अगर R/x के रेशियो पूछा जाए तो R/x का रेशियो जो होता है एसी सर्वो मोटर का R/x का रेशियो ज़्यादा होगा और इंडक्शन मोटर का R/x का रेशियो कम होगा, ठीक है, ये बात याद है। तो कभी कभी मैंने देखा है यूपीसीएल के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था, उन्होंने x/r के रेशियो की जगह R/x का रेशियो कर दिया, तो यार इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो लोग रट के गए होंगे वो गलत आंसर करके लाएंगे, जिन्होंने ये लेक्चर देख रखा है या जिन्हें कॉन्सेप्ट पता है वो सही आंसर ला सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ एक गेम की तरह है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो तुम कोई भी चीज़ खेल सकते हो किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ, समझ में आ रही है? तो R/x का रेशियो अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत एग्जाम्स में अब यही पूछने लगे हैं, क्योंकि ये सब लोग रट के जाते थे। तो R/x का रेशियो आपको क्या याद रखना है कि नॉर्मल इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस कम है रिएक्टेंस से रोटर के, तो इसलिए नॉर्मली जो होगा नॉर्मल इंडक्शन मोटर में R कम है तो ये ज़्यादा है, तो इसलिए ये स्मॉल होगा। और एसी सर्वो मोटर तो जानी इसलिए जाती है कि बहुत हैवी रेजिस्टेंस होता है कंपेयर टू द रिएक्टेंस, तो इसलिए R/x का रेशियो इसका हाई होगा। जस्ट रिवर्स आंसर। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप क्लियर हो रही होगी। ना अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो डिफरेंसेस हो गए, सिमिलैरिटी क्या है 3 फेज इंडक्शन मोटर और 2 फेज सर्वो मोटर के अंदर आपस में, क्योंकि अभी तक हमने सारे डिफरेंसेस देखे, टेक्निकल डिफरेंसेस, स्पीड टॉर्क कर्व के डिफरेंसेस देख लिए, ना फेजेस के डिफरेंसेस देख लिए। सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं, तो ये हमारी एसी सर्वो मोटर है छोटी सी, और एक बड़ी सी हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश करूँ तो पहली सिमिलैरिटी कि भाई सेम प्रिंसिपल पे काम करती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगी, उसको अपोज करने के लिए, कॉज को अपोज करने के लिए लेंस लॉ के कारण रोटर रोटेट होगा, तो सेम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। टॉर्क जो जनरेट हो रहा है वो क्या होगा? वो तभी जनरेट होगा जब स्लिप एग्जिस्ट करेगी बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड, ये भी क्लियर है। यानी अगर स्लिप जीरो कर दोगे तो टॉर्क नहीं बनेगा। पीछे कर्व भी हमने देखा था, कर्व हमारा कुछ इस तरीके का था, चाहे इंडक्शन मोटर कर्व देख लो चाहे तुम सर्वो मोटर का कर्व देख लो। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे S इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे NR
इक्वल टू NS हो जाती है, यानी कि जैसे ही तुम सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचोगे स्लिप जीरो हो जाएगी और ऐसे में टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। वैसे ही सेम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी होता है। तो यानी कि अगर हम लोग टॉर्क को, अगर हम स्लिप जीरो हो गई, यानी कि अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे, रोटर जो रोटेट हो रहा है वो रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पे ही रोटेट होने लग गया, तो ऐसे केस में लेंस गायब हो जाएंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे, और ऐसे केस में हमारी मोटर जो कि वो टॉर्क जीरो कर देगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है ना। दोनों ही मोटर में पावर फैक्टर बहुत पुअर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ है यार, रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा फ्लो करवा रहे हैं हम लोग, तो रिएक्टिव पावर है इसीलिए पावर फैक्टर पुअर होगा। हालांकि एसी सर्वो मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो लेस पुअर होता है एज कम्पेयर टू द थ्री फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा हम लोग कैपेसिटर का भी इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ रिफरेंस वाइंडिंग को हाई लीडिंग पावर फैक्टर बनाने के लिए। साथ ही साथ ये जो होती है थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू द रोटर रिएक्टेंस, तो इसका पावर फैक्टर पुअर होता है पर इतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। पर अगर हम लोग और मोटर से कंपेयर करें तो दोनों का ही पुअर पावर फैक्टर में आ जाता है। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये सारी तो हुई सिमिलैरिटी, लेकिन डिफरेंसेस की बात करें तो एसी सर्वो मोटर क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है जबकि ये ओपन लूप में एग्जिस्ट करती है। क्लोज लूप आपने पीछे देखा होगा जब मैंने बताया था डायग्राम, तो देख सकते हो उसमें अंदर पूरा जो पोजिशनल कंट्रोल लगा हुआ था, पोजिशन कंट्रोल आ रहा है, जबकि इंडक्शन मोटर ओपन लूप में वर्क करती है। इसे नहीं पता कि आउटपुट में क्या जा रहा है, जनरली इसका काम होता है सप्लाई आएगी तो हम रोटेट होंगे। समझ में आ रही बात? ये मैकेनिकल टॉर्क कितना बन रहा है, लोड किधर घूम रहा है, इससे थ्री फेज इंडक्शन मोटर कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जो तुम्हारी टू फेज सर्वो मोटर है, एसी सर्वो मोटर, इसके बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब है कि रोटर की पोजीशन किस पॉइंट पे है, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये क्लोज लूप में वर्क करती है और ये ओपन लूप में वर्क करती है। दूसरा जो अंतर है, यहाँ तक सिमिलैरिटी 3 थी, अंतर देख लेते हैं। अंतर एक तो ये हो गया ओपन और क्लोज का। दूसरा, इंडक्शन मोटर जो होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंटिन्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करती है, एक बार ऑन कर दोगे बहुत तेज घूमती रहेगी, कोई इसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसी सर्वो मोटर के, तो ये डिस्क्रीट ऑपरेशन, डिस्क्रीट मतलब चलेगी फिर रुक जाएगी जब इसकी पोजीशन एरर मैच हो जाएगा, फिर कोई एरर आएगा तो फिर चल जाएगी। तो यानी कि ये क्या करती है, ऑन ऑफ, यानी कि चलेगी रुकेगी चलेगी रुकेगी, इस तरीके का डिस्क्रीट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, और वी कैन सी इट एरर सिग्नल। जबकि अगर हम बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, ये कंटिन्यूसली रोटेट करती है, एक बार तुमने ऑन कर दिया तो ये 360 डिग्री लगातार घूमती ही रहेगी, लगातार ऑन रहेगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर था और थोड़ा सा टेक्निकली डीप था, तो अगर आप बेसिक जानना चाहते थे तो पुराना लेक्चर ही सफिशिएंट था। ये थोड़ा सा कह सकते हो एडवांस लेवल है, यानी कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं डीप में जानने के लिए कि कैसे सर्वो मोटर और इंडक्शन मोटर में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, क्या अंतर होता है, कैसे टॉर्क का कर्व आता है, तो ये उनके लिए है। स्पेशली जो लोग गेट और यूपीसीएल के एई एग्जाम के लिए या डीआरडीओ के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी स्पेशल पर्पस मशीन में अगर एसी सर्वो मोटर पे क्वेश्चन आएगा, अगर आपको कंटेंट में दे रखा है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इस लेक्चर पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रहेंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को लोगों के साथ शेयर करें और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। कुछ अच्छा सीखा है आपने तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ सर ये नया सीखने को मिला। और इस तरीके की एफर्ट्स अगर आप आगे भी चाहते हैं तो मेरे को अपना कमेंट्स में ज़रूर एक रिप्लाई कर दिया करो कि सर ऐसा चल रहा है, ये बढ़िया लग रहा है। इस तरीके की अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दिया करें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।